आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो कभी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना, जहां हमारे भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ स्थित है, जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जहां लिच्छवी राजवंश के समय कला और वास्तुकला ने अपने चरम को छुआ और जहां 2001 में शाही परिवार की रहस्यमयी हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। लेकिन आज का नेपाल अपने इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपने वर्तमान के लिए सुर्खियों में है। एक ऐसा वर्तमान जहां युवाओं ने सत्ता को चुनौती दी और सिर्फ चुनौती ही नहीं बल्कि उसे बदल भी दिया। कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 से। नेपाल में अचानक एक ऐसा जन आंदोलन शुरू होता है जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा नहीं बल्कि देश की नई पीढ़ी जेन जी द्वारा चलाया गया। ये वो युवा थे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, जो दुनिया देख रहे थे और अपने देश की हालत से सवाल पूछ रहे थे। अब बात आती है कि आखिर ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। दरअसल सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार, सरकारी स्तर पर लगातार घोटालों की खबरें और नेताओं की बढ़ती संपत्ति। दूसरा बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। युवा पढ़ लिख तो रहे थे लेकिन नौकरी के अवसर बेहद कम थे। और तीसरा सबसे संवेदनशील मुद्दा था सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। नेपाल सरकार ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की कोशिश की, जिसे युवाओं ने अपनी आवाज दबाने की साजिश माना। उनका कहना था जब हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं तो हमारी आवाज भी बंद कर दी जाए। यहीं से शुरू हुआ विरोध जो धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। लेकिन इस आंदोलन की सबसे खास बात क्या थी? इसका कोई एक नेता नहीं था, कोई मंच नहीं था, कोई तय रणनीति नहीं थी। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट था जहां हर युवा अपने फोन से जुड़ा और खुद ही आंदोलन का हिस्सा बन गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर एक ही आवाज गूंजने लगी, अब बस। कुछ ही दिनों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। काठमांडू से लेकर छोटे छोटे जिलों तक हर जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। शुरुआत शांतिपूर्ण थी लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, एयरपोर्ट के गेट्स को नुकसान पहुंचाया गया, देश में अराजकता का माहौल बन गया। और फिर आया वो मोड़ जिसने नेपाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जनता का गुस्सा धीरे धीरे सड़कों पर उतर चुका था। सोशल मीडिया से शुरू हुआ असंतोष अब असली आवाज बन चुका था। और जब दबाव एक सीमा पार कर जाता है तो सबसे मजबूत कुर्सियां भी हिलने लगती हैं। यही हुआ उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार। इस बढ़ते जन दबाव को संभाल नहीं पाई। विरोध सिर्फ कुछ लोगों का नहीं था, ये सामूहिक बेचैनी थी जो सालों से जमा हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि सरकार गिर गई, लेकिन अगर इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल कोलैप्स समझा जाए तो ये अधूरा सच होगा। असल में ये एक माइंडसेट का कोलैप्स था और एक नई सोच का जन्म। ये पहली बार था जब एक पूरी जनरेशन ने महसूस किया कि वो सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है बल्कि वो सिस्टम को बदल भी सकती है। ये वो जनरेशन थी जो सवाल पूछती है, जवाब मांगती है और सबसे जरूरी बात, चुप रहना नहीं जानती। सरकार के गिरने के बाद नेपाल की राजनीति एक नए फेज में प्रवेश करती है। एक ऐसा फेज जहां पुराने चेहरे और पुराने तरीके लोगों को स्वीकार नहीं थे। और यहीं पर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा नाम जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग था, बालेन शाह। अब जरा समझते हैं कि ये शख्स आखिर कौन है। बालेन शाह, जिनका असली नाम बालेन्द्र शाह है, एक ऐसे व्यक्ति जो किसी एक पहचान में सीमित नहीं है। वो एक सिविल इंजीनियर है जिन्होंने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में पूरी की, अर्बन प्लानिंग की समझ रखते हैं, लेकिन साथ ही वो एक रैपर भी है, एक आर्टिस्ट और उससे बढ़कर एक थिंकर। उनकी जर्नी ट्रेडिशनल नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपने विचारों को म्यूजिक के जरिए लोगों तक पहुंचाया। उनके रैप सॉन्ग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, वो एक प्रोटेस्ट थे। उनमें सिस्टम के खिलाफ आवाज थी, करप्शन के खिलाफ गुस्सा था और युवाओं की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देती थी। यही वजह थी कि धीरे धीरे उनका एक अलग फैन बेस तैयार हो गया, खासकर शहरों में रहने वाले युवाओं के बीच। उनके गानों लोगों को सिर्फ सुनाई नहीं देते थे बल्कि कनेक्ट करते थे। वो उन बातों को शब्द देते थे जो लोग महसूस करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। और यही वो मोमेंट था जब बालेन शाह सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं रहे, वो एक आवाज बन गए। फिर आता है साल 2022 जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया।
उन्होंने काठमांडू के मेयर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, और वो भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे। ना कोई बड़ी पार्टी, ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग, सिर्फ अपनी पहचान और जनता का भरोसा। बहुत लोगों को ये एक एक्सपेरिमेंट लगा, कुछ लोगों ने इसे सीरियस भी नहीं लिया, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो सब हैरान रह गए। बालन शाह ने ये चुनाव जीत लिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये उस सोच की जीत थी जो सिस्टम से बाहर रहकर सिस्टम को बदलना चाहती थी। मेयर बनने के बाद उन्होंने जो कदम उठाए वो भी उतने ही अलग थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन पर सख्त एक्शन लिया गया, पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम किया गया, गवर्नेंस को डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की गई। उनके फैसले कई बार कंट्रोवर्शियल भी रहे, लेकिन एक बात साफ थी, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले नेता बिल्कुल नहीं थे। लोगों को लगने लगा कि शायद यही वो बदलाव है जिसका इंतजार था। और जब 2025 के आंदोलन के बाद सत्ता में बड़े बदलाव आए, तो युवाओं ने उसी आउटसाइडर पर भरोसा किया जो सिस्टम के रूल से बंधा नहीं था, बल्कि उन्हें बदलने की बात करता था। सत्ता में आने के बाद सबसे पहला फोकस था करप्शन। सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने का ऐलान किया, जिसका काम था पुराने नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच करना। ये जांच सिर्फ हाल के मामलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि 2006 से लेकर 1991 के केसेस को भी इसमें शामिल किया गया। इसका सीधा मतलब था कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। हर मिनिस्ट्री को डेडलाइंस दी गई, काम को परफॉर्मेंस के आधार पर मेजर किया जाने लगा, और रिपोर्टिंग सिस्टम को इतना डायरेक्ट बना दिया गया कि सारी रिपोर्ट सीधे पीएम ऑफिस तक पहुंचे। ये अप्रोच नेपाल की ब्यूरोक्रेसी के लिए बिल्कुल नहीं थी, जहां पहले अकाउंटेबिलिटी अक्सर गायब रहती थी। फिर आता है एजुकेशन सेक्टर, जहां सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला लिया गया। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बैन लगा दिया गया। सरकार का तर्क था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मकसद नॉलेज देना है, पॉलिटिक्स नहीं। स्टूडेंट यूनियंस को 60 दिन के अंदर अपने ऑफिस खाली करने का आदेश दिया गया। इसके बदले सरकार ने वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स जैसे नए प्लेटफॉर्म्स का वादा किया, जहां छात्र बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अपनी बात रख सके। छोटे बच्चों के लिए क्लास 5 तक के एग्जाम्स खत्म करने का फैसला भी लिया गया, ताकि उन पर अननेसेसरी प्रेशर कम किया जा सके। एक और सिंबॉलिक लेकिन इंपॉर्टेंट फैसला था फॉरेन नेम्स वाले इंस्टीट्यूशन को नेपाली नेम्स अपनाने का आदेश देना। इसका मकसद था लोकल आइडेंटिटी को मजबूत करना, लोगों को अपनी संस्कृति और पहचान से जोड़ना। लेकिन हर बदलाव अपने साथ सवाल भी लाता है। जहां एक तरफ बहुत से लोग इन रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई लोग उसे ओवर कंट्रोल मान रहे थे। खासकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बैन को लेकर काफी बहस हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स फ्यूचर लीडर्स की नर्सरी होती है, और इसे खत्म करना लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी को कमजोर कर सकता है। 2026 की शुरुआत में कुछ इलाकों जैसे बैरा डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट फिर से देखने को मिला। लोगों और पुलिस के बीच क्लैशेस हुए, जिसमें ये साफ हो गया कि बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता है। हर रिफॉर्म अपने साथ रेजिस्टेंस लेकर आता है। आज नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये उस जनरेशन की कहानी है जो अपने भविष्य को लेकर खुद तय करना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बालन शाह इस भरोसे पर खड़े उतर पाएंगे? क्या उनका विजन सच में एक सस्टेनेबल बदलाव ला पाएगा, या ये भी एक टेम्पररी लहर बनकर रह जाएगा? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मॉडल दुनिया के दूसरे देशों के लिए एग्जाम्पल बन सकता है? क्योंकि आज के समय में रेवोल्यूशन की शुरुआत बंदूक से नहीं होती है, बल्कि एक स्मार्टफोन से होती है, जहां एक पोस्ट, एक वीडियो या एक वॉइस पूरे सिस्टम को हिला सकता है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए ऐसी तमाम जानकारी के लिए MATV न्यूज़।